बेटा आज क्लास 12th की केमिस्ट्री, और क्लास 12th की केमिस्ट्री का बाबू चैप्टर कौन सा है? तो बेटा दूसरा चैप्टर है। यहाँ पर ध्यान से समझना, इस चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन। बड़े प्यार से समझेंगे बाबू विद्युत रसायन किसे कहते हैं, एकदम 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, वीडियो को बेटा एक बार आप अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्त लोग भी पढ़ पाए, समझ पाए अच्छे से। और वीडियोज को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, अच्छे से समझ जाएंगे, गारंटी है, वादा करता हूं कि आपको पूरा समझ में आएगा। तो बेटा वीडियो को बने रहेंगे, वीडियो में बने रहेंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 1 है, मतलब पहला लेक्चर है, पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आज हम अपने चैप्टर को शुरू कर रहे हैं एकदम बेसिक से। चैप्टर नंबर कौन सा है? तो बेटा 2। ओके, चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन। तो समझेंगे बाबू विद्युत रसायन किसे कहते हैं। देखिए ध्यान से आप यहाँ पर बने रहेंगे सभी बच्चे। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है विद्युत रसायन, विद्युत रसायन। ओके, चैप्टर नंबर 2 थोड़ा देखेंगे। विद्युत रसायन को इंग्लिश में बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं माय डियर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या बोलेंगे भाई? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब विद्युत रसायन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन को समझिए। तो देखिए हम आपको यहाँ पर एक लाइन लिखे दे रहे हैं, एक पॉइंट लिखे दे रहे हैं। वह है विज्ञान जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। एकदम सिंपल परिभाषा बेटा, एक लाइन की, थोड़ा सा ध्यान से समझना माय डियर। मैंने क्या बोला? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। एकदम सिंपल। यहाँ परिवर्तन क्या होगा सर? इस विज्ञान के अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होगा, और इसी को हम विद्युत रसायन कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है एक लाइन में, आपको दिख रहा होगा। चलिए तो परिभाषा क्या है इसकी, एक बार परिभाषा को समझ लेते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा के पारस्परिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। दैट इज क्लियर। सो आप समझेंगे यहाँ पर कैसे होता है इसके मध्य बेटा परिवर्तन। तो यहाँ पर जैसे मैं कहूं, मेरे पास ये कोई पात्र है और इस पात्र में ये कोई पात्र बेटा, और इस पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ओके, ये कोई धातु की छड़ें हैं चाहे इलेक्ट्रोड हैं। इसमें बेटा एक विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा हुआ है। इसमें मेरे भाई विद्युत अपघट्य भरा हुआ है। ठीक है, आप जानते हैं विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। तो विद्युत अपघट्य का मतलब है जब हम ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलते हैं और वो अपने आयनों में टूट जाते हैं, तो ऐसे पदार्थों को बेटा विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य कहते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर। यहां पर क्या करते हैं, एक चालक तार लेते हैं जिसके माध्यम से इन दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में जोड़ देते हैं बेटा। ठीक है, कुछ इस तरह। यहां पर एक बैटरी लगाते हैं, ये प्लस है, ये माइनस है। बड़ा वाला आप यहाँ पर सिरा देख रहे हैं, ये पॉजिटिव है, छोटा वाला सिरा बेटा नेगेटिव है। यहां से होता क्या है, इलेक्ट्रॉन इस वाली धातु की छड़ से इस वाली धातु की ओर चलने लगते हैं, मतलब प्लस से माइनस की ओर। तो ये बेटा प्लस होता है और ये माइनस होता है, मतलब ये क्या हो गया यहाँ पर एनोड। एनोड और कैथोड के बारे में और आगे डिटेल डिस्कस करेंगे बेटा। ये कैथोड है और यहाँ पर ये एनोड, ये एनोड है, ये कैथोड है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो होता क्या है, जब प्लस से इलेक्ट्रॉन माइनस की ओर गति करते हैं, तो यहाँ पर ये वाली छड़ जो होती है बेटा, ये कैसी होने लगती है, ये पतली होने लगती है। मतलब ये जो मोटी छड़ होती है ये पतली होने लगती है, और इस पर ये इलेक्ट्रॉन बेटा चिपकने लगते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि इनके मध्य रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, जिसके दौरान विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, और इसी घटना को क्या कहते हैं बेटा, तो विद्युत रसायन कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। दैट इज क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बेटा। यहाँ पर नेक्स्ट है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य किसे कहेंगे, तो बेटा अभी अभी मैंने जस्ट आपको बताया है कि वे रासायनिक पदार्थ जिनको जल में घोलने पर आयनित हो जाते हैं, उन्हें विद्युत अपघट्य कहते हैं। वे पदार्थ
जिनको जल में घोलेंगे और जल में घोलने के बाद अपने आयनों में टूट जाएंगे, अपने आयनों में विभक्त हो जाएंगे, आयनित हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को बेटा विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे NaCl हमारे पास एक पदार्थ है जिसको बेटा हमने जल में घोला तो ये अपने आयन में टूट गया, Na+ आयन और Cl-। दैट इज क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक? अब नेक्स्ट बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक जो है सेल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से समझना सेल किसे कहते हैं। तो सेल एकदम सिंपल, ऐसा कोई पात्र जिसमें बेटा विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन देखा जा रहा हो, तो इस पात्र को ही हम क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है सामने, आपको मैं पढ़ के सुना देता हूं। वह पात्र जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उसे सेल कहते हैं। एकदम सिंपल बात। वह सेल, वह पात्र जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है भाई? वह सेल जिसमें बेटा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, क्या बोले? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उसे सेल कहते हैं माय डियर। ठीक है, उसे क्या कहते हैं भैया? सेल कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात, आप आराम से समझ गए होंगे। इसमें क्या भर देते हैं बेटा? एक विद्युत अपघट्य भर देते हैं। अभी अभी हमने जस्ट आपको बताया। ठीक है, तो ऐसा कोई पात्र जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उसे सेल कहते हैं। सेल दो प्रकार का होता है, आगे बताएंगे। एक होता है विद्युत रासायनिक सेल, एक विद्युत अपघटनीय सेल। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है जैसे गैल्वेनिक सेल, ईंधन सेल, शुष्क सेल, मरकरी सेल, वोल्टीय सेल आदि। ठीक है, आराम से समझ रहे हैं। चलिए, तो दोनों प्रकार को हम बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहला टाइप यहाँ पर कौन सा है बेटा? तो पहला है विद्युत रासायनिक सेल। यहाँ पर विद्युत रासायनिक सेल में आप एक बात याद रखेंगे, ये रासायनिक सेल लिखा हुआ है, आप यहां से बेटा समझ लेंगे कि रासायनिक ऊर्जा का, ओके, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण यदि जो सेल कर रहा है तो उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। समझ में आ रहा है मेरे भाई? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, जैसे गैल्वेनिक सेल, वोल्टीय सेल, ईंधन सेल आदि। राइट, इतनी बात क्लियर बेटा? तो मैंने क्या बताया आपको, माइंड में एक कॉन्सेप्ट याद रखोगे बस, कोई ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है तो इसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला जो सेल है वही विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है विद्युत अपघटनीय सेल। विद्युत अपघटनीय सेल मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेटा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कहेंगे? तो विद्युत रासायनिक सेल की जो डेफिनेशन है उसे अपोजिट कर दीजिए बिल्कुल। वहां पर क्या था बेटा? विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यहाँ पर क्या कहेंगे आप? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो सिंपल है, आप उल्टा कर देंगे क्या? तो बेटा यहाँ पर समझेंगे कि उसमें हम कर रहे थे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यहाँ पर करेंगे वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, उसे विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। राइट, इतनी बात क्लियर? तो समझ गए होंगे बेटा विद्युत अपघटनीय सेल मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कहेंगे? तो वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उन्हें विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं, जैसे मरकरी सेल, शुष्क सेल आदि। एकदम सिंपल बात है। आगे बेटा यहाँ पर समझ लेते हैं रिडॉक्स क्या है बेटा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिडॉक्स। रिडॉक्स एक ऐसा टॉपिक है जो पूरा अच्छे से 11th क्लास में समझा जाता है। आप लोग 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे इसे, और यदि वहां नहीं समझे हो तो बेटा यहाँ समझ लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा। तो शब्द है रिडॉक्स।
रिडॉक्स बेटा यहां पर आप याद रखना ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, रेड धन ऑक्स। रेड का मतलब क्या बेटा, रेड का मतलब है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मतलब बेटा अपचयन, ओके, और इसका मतलब है ऑक्सीकरण। ठीक है, समझ रहे हैं सब बच्चे बेटा? क्या बोले तो रिडॉक्स दो शब्दों से मिलकर बना, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मतलब अपचयन और बेटा ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। यहाँ पर समझते हैं ऑक्सीकरण किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं। तो चलिए देखेंगे बेटा। अब पॉइंट टॉपिक है हमारा ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन। जो बेटा ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं तो इलेक्ट्रॉन दान करने वाले तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। यहाँ पर एक लाइन लिख लेंगे बेटा, अच्छे से इसकी डेफिनेशन को ध्यान पूर्वक समझ लेंगे। क्या बोले, इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। एकदम सिंपल डेफिनेशन बेटा, माइंड में याद रख लो, ध्यान से समझ लो, कभी नहीं भूलोगे, रटो मत, बस थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। बेटा वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या में, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या में, उनकी ऑक्सीकरण संख्या में मेरे भाई क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन दान करेंगे उनकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाएगी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं और वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाती है। राइट, आगे जैसे तो एग्जाम्पल के हिसाब से समझ लें बेटा। एग्जाम्पल के माध्यम से तो देखिए, मैंने कहा बेटा Na हमारे पास कोई एक तत्व है और एक इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिया, तो यहाँ पर बन गया बेटा Na प्लस आयन। बताओ ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई। इसी प्रकार बेटा मैंने कहा Ca हमारे पास कोई एलिमेंट है, इसने दो इलेक्ट्रॉन दान किए, यहाँ पर बन गया Ca प्लस 2 आयन। इसी प्रकार Cl माइनस आयन हमारे पास कोई एक तत्व है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दान किया, यहाँ पर बन गया Cl0। Cl0 क्यों? क्योंकि यहाँ पहले से नेगेटिव था, बढ़ा तो पॉजिटिव हो गया। राइट, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, पहले से एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था, एक से एक कैंसिल, तो बेटा 0 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, ऑक्सीकरण है। आगे नेक्स्ट समझते हैं बेटा अपचयन। अपचयन को क्या बोलते हैं भाई, तो रिडक्शन। अब ये भी जस्ट बताएं इंग्लिश में, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। अर्थात यहाँ पर डेफिनेशन क्या होगी इसकी, तो परिभाषा को थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को अपचयन कहते हैं। मेरे ख्याल से आराम से आप समझ गए होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं मेरे भाई, अपचयन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? सही है, समझ गए सभी बच्चे? मेरे ख्याल से पूरा समझ में आ रहा होगा बेटा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को अपचयन कहते हैं, अर्थात वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो जाती है मेरे भाई, याद रखना, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो जाती है। ठीक है बेटा, बस ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, अपचयन में ऑक्सीकरण संख्या में कमी, बात खत्म। ओके, ये हुआ जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझे। तो बेटा एग्जाम्पल से मैंने अभी अभी आपको बताया है, Na ने दान किया, अब इधर Na ग्रहण करेगा जैसे कि ये, तो बेटा यहां से Na से ग्रहण कर लिया, इसका विपरीत हो जाता है, बिल्कुल है ना, उल्टा ऑक्सीकरण का विपरीत है बेटा अपचयन, एकदम। ओके, तो Na प्लस आयन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तभी तो Na प्लस आयन बना, इधर 0 रह गया, इधर कुछ नहीं। इसी प्रकार ऐसे बेटा अगर मैं बात करूं Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहां पर बेटा ये हुआ Cl0। ओके, ऐसे ही बेटा यहां पर एक मिनट, Ca की बात करूं पहले, तो Ca प्लस 2 आयन, ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो बेटा 2 आयन बना लेगा और इधर Ca रह जाएगा। इसी तरह बेटा Cl की बात करूं तो Cl एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इधर Cl माइनस आयन रह जाएगा। बताओ,
समझ गए आराम से, कोई दिक्कत? इतनी सी बात आप बड़े प्यार से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर। तो किसी भी यौगिक का आपसे, किसी भी यौगिक में अगर किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या पूछा है तो किस प्रकार फाइंड करेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे बेटा ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर किस प्रकार फाइंड करते हैं, किस प्रकार ज्ञात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या को? देखिए बहुत ही आसान भाषा में बेटा आप समझेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे पास कोई एक एग्जांपल है। मैंने कहा मेरे पास ये एग्जांपल है KMnO4। KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या, तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं है, एकदम आसान है, तरीका आना चाहिए बस। याद रखना कि ऑक्सीकरण संख्या को निकालने के लिए आपको बेटा जो तत्व, जिस तत्व की पूछी है ना, जिस तत्व की पूछी है उसे तो हम मान लेते हैं यहाँ पर x। इसमें Mn की पूछी है तो बेटा इसे x मान लेंगे। अब जो बकाया तत्व रह जाते हैं उन तत्वों की आपको संयोजकता आना बहुत जरूरी है बेटा। यदि संयोजकता आ रही है तो आप आराम से ऑक्सीकरण संख्या को फाइंड कर पाएंगे, ज्ञात कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर जैसे मैं आपसे बताऊं बेटा x। अब पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है? तो बेटा +1 प्लस इसे कितना मान लिया x +4 इंटू -2 बराबर 0। बेटा +1 और यहाँ पर ये है x +1 प्लस x -4 दूनी 8 बराबर 0। 8 में से बेटा एक गया तो कितना बचा? -7। -7 उधर ले जाओ तो +7 हो जाएगा बेटा। ओके, इस प्रकार KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई? तो आ गई बेटा यहाँ पर 7। अब मैं एक और एग्जांपल दूं मैं आपको। मैं कहूं बेटा मेरे पास एक दूसरा एग्जांपल है, पूछिए K2MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या। K2MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या, तो यहाँ पर क्या होगी इसकी ऑक्सीकरण संख्या? देखेंगे, समझेंगे बेटा। यहाँ पर मैंने कहा जिसकी आपको पूछी है उसे बेटा x मान लो, और यहाँ पर पोटेशियम की +1 तो 2 इंटू +1 प्लस x प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन की कितनी होती है बेटा? -2 बराबर 0। 0 क्यों आ रहा है बराबर मेरे भाई? तो 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई आयन नहीं है, कोई आयन नहीं लगा है इसमें, यहाँ पर कोई आयन नहीं लगा है, ये बात याद रखना। आयन का मतलब है ना तो प्लस है ना तो बेटा माइनस है। जैसे होता है ना ये लगा हो और इस पर -2 आयन या +2 आयन, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए बराबर में हमने क्या लिया है? 0 लिया है। अब देखेंगे 2 1 2 प्लस x -4 दूनी 8 बेटा 8 में से 2 गया तो प्लस का 6, 6x बराबर आ गया प्लस का 6, ये आ गया आंसर। तो भाई K2MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +6। इस तरह बड़े आराम से आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, एक आध दो टॉपिक और करते हैं। किससे रिलेटेड? ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड। तो मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, मैं कहूं बेटा जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है H2SO4। मैंने कहा बेटा H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या निकालो, S की ऑक्सीकरण संख्या। थोड़ा जिसकी पूछी है उसे आप मान लीजिए क्या? X। ओके, जिसकी पूछी है उसे आप x मान लो, तो यहाँ पर x ले लिया। और हाइड्रोजन की होती है बेटा +1 तो 2 इंटू +1, ये जो लगे होते हैं ना अणु परमाणु, इनका मल्टीपल कर देते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू +1 प्लस x प्लस 4 इंटू -2 बराबर 0। ये आ जाएगा बेटा 2 बन जा 2 प्लस x -2 चौक 8, 8 में से 2 गया -6 को उधर ले जाओ तो x बराबर आ गया बेटा +6। यानी कि H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या तो +6। ओके, अब मैं आपको एक चेंज करके दे रहा हूं एग्जांपल। जैसे मैंने कहा बेटा मेरे पास एक एग्जांपल है SO4 -2 आयन में S की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। ये तो आप यहाँ पर देखिए SO4 -2 आयन में S की ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ पर भैया -2 आयन भी दे दिया। अब पूछी है S की, तो इसे मान लीजिए बेटा X, जिसकी पूछी होती है उसे हम X मान लेते हैं, X प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन की -2 और माइनस आयन कितना बेटा? तो -2, प्लस के 2 होते तो बराबर +2 ले लेते, माइनस के 2 है इसलिए हमने -2 ले लिया, राइट। यहाँ पर x -4 दूनी 8 बराबर -2, 8 को उधर ले जाएंगे बेटा, x बराबर 8 -2, 8 में से 2 जाएगा बेटा, बचेगा +6। तो SO4 -2 आयन में S की भी ऑक्सीकरण संख्या का संख्या कितनी आ जाएगी? तो +6। यानी प्रॉब्लम यहाँ तक समझ गए सभी बच्चे? तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आपको मेरी आज की क्लास प्रॉपर समझ में आई होगी। ओके बेटा सभी बच्चों को, और मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह एकदम मेहनत से पढ़ते रहेंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेटा अच्छे से करेंगे, जिससे कि आपका रिजल्ट जो आए वो 95 प्लस क्रॉस हो। और यदि आपको 95 प्लस क्रॉस करना है तो बड़े आराम से, मेहनत से
और बेटा लगन के साथ पढ़ाई करनी है, बहुत ही ध्यान से पढ़ते रहिए। वीडियो को बेटा लाइक कर दीजिए प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर भी कर देंगे साथ साथ, जिससे कि आपके दोस्त लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाए। आज के लिए इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में आपको हम इससे आगे के टॉपिक्स लेके आएंगे। इसी तरह एकदम बिंदास क्लास लगाते रहेंगे और आप बेटा थोड़ा सा सपोर्ट करते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।